नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी बीजेपी के गुजरात मॉडल पर उठते सवालों की। अंकिता भंडारी के लिए न्याय की मांग को लेकर उत्तराखंड से दिल्ली तक उमड़े जनसैलाब की। देखेंगे कैसे असम चुनाव में प्रियंका गांधी की एंट्री से घबराई बीजेपी। महाराष्ट्र में ठाकरे ब्रदर्स ने कैसे एनडीए को दिया दोहरा झटका। जानेंगे कैसे अखिलेश यादव ने सीएम योगी की योजना में घोटाले का किया पर्दाफाश। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे क्या वेनेजुएला पर अमेरिका का चलेगा शासन। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 जनवरी से शुरू। कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना। 8 जनवरी तक चलेगा सत्र। पश्चिम बंगाल में पर्यवेक्षक की गाड़ी पर हमला। चुनाव आयोग ने डीजीपी को लिखा पत्र, कार्रवाई की मांगी रिपोर्ट। एक्स पर महिलाओं की आपत्तिजनक तस्वीरें शेयर करने पर नियम सख्त। ग्रोक पर आपत्तिजनक कंटेंट बनाने पर अकाउंट होगा बैन। भारत सरकार ने 2 जनवरी को एक्स को भेजा था नोटिस। मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स से बाहर किए जाने पर भड़का बांग्लादेश। कार्यवाहक खेल मंत्री नजरुल बोले, भारत में T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा बांग्लादेश। जर्मनी के बर्लिन में ब्लैकआउट। 45,000 लोग 8 जनवरी तक अंधेरे में रहने को मजबूर। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। इंदौर में दूषित पानी को लेकर मचा हंगामा अभी थमा भी नहीं था कि गुजरात से दूसरा मामला सामने आ गया। राजधानी गांधीनगर में 130 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। शुरुआती जांच में मामला दूषित पेयजल सप्लाई का बताया गया है। इस पूरे मामले ने बीजेपी के गुजरात मॉडल की भी पोल खोल दी है। कांग्रेस और टीएमसी ने इसे लेकर तीखे सवाल किए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। गृह मंत्री अमित शाह पूरे देश में बीजेपी को मजबूत करने की कोशिश में जुटे हैं। जिन राज्यों में चुनाव 2 महीने बाद होने हैं उन राज्यों में कैंप कर रहे हैं, लेकिन उनके खुद के संसदीय क्षेत्र में लोग पानी को लेकर परेशान हो रहे हैं। उन्हें गंदा पानी पीने को मिल रहा है। जो पानी गांधीनगर में सप्लाई किया जा रहा है वो पीने के लायक नहीं है। सीवर का मिला पानी पीने के लिए दिया जा रहा है, जिसे पीकर लोग बीमार पड़ रहे हैं। 130 से ज्यादा लोग गांधीनगर के सिविल अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। दूसरे अस्पतालों में भी लोग भर्ती हैं। 7-8 दिन से परेशानी चल रही है, लेकिन प्रशासन और सरकार की कोशिश शुरुआत में पानी की सप्लाई सही करने की जगह खबरों को दबाने की रही। खबरें दबाई जाती रहीं, लेकिन जब बड़ी संख्या में लोग दूषित पानी का शिकार होकर अस्पताल पहुंचने लगे तो मामला सामने आ गया। लेकिन इस पर ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ना ही गृह मंत्री अमित शाह का कोई बयान सामने आया है। गुजरात दोनों का गृह राज्य है। अमित शाह गांधीनगर से ही सांसद हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे समय तक गुजरात के सीएम रहे। गुजरात के सीएम रहते हुए ही उन्होंने दिल्ली में पीएम तक का पद हासिल किया। खबर तो यहां तक आ रही है कि गांधीनगर में लोग बीमार पड़ रहे हैं तो सांसद अमित शाह पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु का दौरा कर रहे हैं, क्योंकि इन राज्यों में चुनाव का ऐलान कुछ दिन बाद होना है। इसीलिए गुजरात की जगह फोकस तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल पर दिख रहा है, जबकि गांधीनगर में लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं। गांधीनगर के सेक्टर 24, 26 और 28 के अलावा आदिवाड़ा इलाके में गंदे पानी की सप्लाई नगर निगम की तरफ से की जा रही है। इन्हीं जगहों पर लोग बीमार पड़ रहे हैं। प्रशासन ने भी माना है कि जांच में पीने के पानी में खतरनाक बैक्टीरिया मिले हैं। गांधीनगर में ट्रिपल इंजन काम कर रहा है। केंद्र, गुजरात और गांधीनगर नगर निगम सभी जगह बीजेपी का कब्जा है, लेकिन इस ट्रिपल इंजन सरकार में लोगों को साफ पानी पीने को नहीं मिल रहा है। कांग्रेस ने इसे लेकर सरकार को घेरा है। एक्स पर पोस्ट किया, पानी जहरीला, हवा जहरीली, दवा जहरीली, विचार जहरीले, क्योंकि बीजेपी जहर है। इसके अलावा कांग्रेस ने एक और ट्वीट किया है जिसमें कहा है कि बीजेपी लोगों के घरों में जहर बांट रही है और सवाल पूछने पर उसे फोकट का सवाल बता रही है। हमारा बीजेपी से सीधा सवाल है कि क्या ये जहरीला पानी बीजेपी के नेता, मंत्री और खुद नरेंद्र मोदी पी पाएंगे? जब गांधीनगर में दूषित पानी से लोग बीमार पड़ रहे थे तब अमित शाह पश्चिम बंगाल का दौरा कर रहे थे। ऐसे में टीएमसी ने भी सवाल किया है। पार्टी ने कहा है कि बीजेपी शासित एक और शहर में सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल लग गया है, तो इंदौर से गांधीनगर तक के इस पैटर्न को अब नजरअंदाज करना असंभव हो गया है। बीजेपी सवालों में है। सवालों में पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी हैं। सवालों में गुजरात की बीजेपी सरकार भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभी तक इनमें से किसी का भी कोई बयान गांधीनगर में दूषित पानी पर सामने नहीं आया है। गुजरात में दूषित पानी मामले में बीजेपी सरकार बुरी तरह फंस गई है, तो उत्तराखंड में अंकिता भंडारी के मामले को लेकर भी धामी सरकार घिरी हुई है। न्याय को लेकर हो रही देरी पर विपक्ष और जनता का गुस्सा फूट पड़ा है। उत्तराखंड में प्रदर्शनकारियों ने सीएम हाउस का कूच किया तो दिल्ली में भी सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई। सरकार भारी दबाव में दिखाई दे रही है।
तो क्या कुछ हुआ इस प्रदर्शन के दौरान, जानेंगे इस रिपोर्ट में। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। देवभूमि उत्तराखंड की सड़कों पर भारी जन आक्रोश देखने को मिला। शनिवार को कांग्रेस के राज्यव्यापी प्रदर्शन के बाद रविवार यानी 4 जनवरी को तमाम विपक्षी पार्टियों, जन संगठनों और युवाओं ने देहरादून में सीएम आवास कूच किया। वहीं इस आंदोलन की गूंज अब दिल्ली के जंतर मंतर तक भी पहुंच गई है, जहां प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रविवार सुबह देहरादून के परेड ग्राउंड में कांग्रेस, उत्तराखंड क्रांति दल, वामपंथी पार्टियों, बेरोजगार संघ और मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति समेत कई संगठनों के कार्यकर्ता एकजुट हुए। भारी संख्या में महिलाओं और युवा की भागीदारी ने सरकार पर अब दबाव बढ़ा दिया है। जैसे ही प्रदर्शनकारियों का हुजूम हाथीबढ़ कला पहुंचा, पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक दिया, जिसके बाद उनके बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार शुरुआत से ही इस मामले में वीआईपी को बचाने की कोशिश कर रही है। हाल ही में पूर्व विधायक सुरेश राठौर से जुड़े मामले में एक महिला की तरफ से कथित वीआईपी का नाम लिए जाने के बाद लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह कोई साधारण अपराध नहीं, बल्कि सत्ता के संरक्षण में पनपा तंत्र है। आंदोलनकारियों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मामले की निष्पक्षता के लिए तत्काल सीबीआई से जांच करवाई जाए। नए आरोपों के आधार पर संलिप्त लोगों को कठोर से कठोर सजा मिले। इस मुद्दे पर बीजेपी के अंदर भी असहज स्थिति पैदा हो गई है। न्याय में हो रही देरी और जनता के आक्रोश को देखते हुए हाल ही में बीजेपी के 2 नेताओं ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था, जिसने इस मामले को और ज्यादा राजनीतिक रंग दे दिया है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार लोगों की मांगों को अनसुना कर रही है, लेकिन अब ये लड़ाई आर पार की हो चुकी है। अब इस मामले में आगे क्या होता है, ये तो देखना होगा। अंकिता भंडारी के लिए न्याय की मांग को लेकर उत्तराखंड से दिल्ली तक जन सैलाब उमड़ा हुआ है। बीजेपी सरकार मुश्किल में है तो चिंता असम में भी बढ़ गई है। असम चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी स्क्रीनिंग कमेटी का ऐलान कर दिया है, जिसमें कई दिग्गज और अनुभवी नेता शामिल हैं। लेकिन इनमें सबसे अहम नाम प्रियंका गांधी का माना जा रहा है। पार्टी की इस घोषणा से राज्य में हिमंता सरकार की टेंशन बढ़ गई है। देखिए ये रिपोर्ट। इस साल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने केरल, असम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल के लिए आधिकारिक तौर पर अपनी स्क्रीनिंग कमेटियों का गठन कर दिया है। इसमें सबसे अहम नाम कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का है, जिन्हें असम स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पार्टी के इस कदम को असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ एक बड़े फैसले के तौर पर देखा जा रहा है। प्रियंका गांधी की एंट्री ने असम के राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। असम में प्रियंका गांधी के साथ सप्तगिरी शंकर उलाका, इमरान मसूद और डॉक्टर सिरिवेला प्रसाद को सदस्य बनाया गया है। प्रियंका गांधी को जिम्मेदारी मिलते ही सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों से प्रतिक्रियाएं आने लगी। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने इस पर लिखा, आदरणीय प्रियंका गांधी जी आई, असम से भ्रष्ट हिमंता की तय हुई विदाई। वहीं पार्टी नेता सुरेंद्र राजपूत ने भी कहा कि प्रियंका गांधी हमारी स्वाभाविक नेता हैं और उनकी आवाज पूरे देश में गूंजती है। उन्होंने स्क्रीनिंग कमेटी के सभी सदस्यों को मजबूती प्रदान की है। देखिए, प्रियंका गांधी जी हमारी नैसर्गिक नेता हैं, पूरे देश में उनकी आवाज़ है और जो स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है उनके सारे सदस्यों को बधाई। और निश्चित तौर पर हम अपने जिला अध्यक्षों से फीडबैक ले करके जिस तरीके से हमने संगठन सृजन का कार्य किया है, उन संगठन सृजन में जो हमारे जिला अध्यक्ष बने हैं, हमारी कमेटियां जो बनी हैं और प्रदेश सदस्यों के साथ मिल करके हम एक बेहतरीन विकल्प देंगे आने वाले चुनावों में, चाहे वो असम का चुनाव हो, चाहे वेस्ट बंगाल का चुनाव हो, चाहे अन्य जगहों के चुनाव हो। जहाँ जहाँ हमारी स्क्रीनिंग कमेटी बनी है उन सब जगहों पर आपको एक अच्छे प्रत्याशियों और स्वच्छ साफ सुथरी छवि वाले प्रत्याशी मिलेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि एक दिन पहले कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के उपनेता गौरव गोगोई ने डिब्रूगढ़ में जन सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पर तीखा हमला बोला था। गोगोई ने आगामी चुनाव को जनता बनाम राजा की लड़ाई करार दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी और हिमंता सरकार लोकतंत्र को कमजोर करने का काम कर रहे हैं और जनता अब इस शाही रवैये के खिलाफ खड़ी हो रही है। वहीं अब ऐसे में प्रियंका गांधी का असम में सक्रिय हो जाना कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नया जोश भर सकता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि प्रियंका की मौजूदगी से महिलाओं और युवाओं का वोट बैंक प्रभावित होगा। वैसे एक नजर देखें तो असम के साथ साथ दूसरे राज्यों में भी अनुभवी नेताओं को कमान सौंपी गई है। जैसे केरल में मधुसूदन मिस्त्री, तमिलनाडु और पुदुचेरी में टीएस सिंहदेव, तो वहीं पश्चिम बंगाल के लिए बीके हरिप्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया है। लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा प्रियंका गांधी की ही हो रही है। उनकी असम में एंट्री और गौरव गोगोई के तीखे तेवर ये साफ कर रहे हैं कि कांग्रेस इस बार बैकफुट पर नहीं बल्कि फ्रंट फुट पर खेलने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि असम की सत्ता पर काबिज बीजेपी के लिए ये नई चुनौती आसान नहीं होने वाली।
अब देखना ये होगा कि प्रियंका और गौरव गोगोई के तालमेल से कांग्रेस को असम चुनाव में कितना फायदा मिलता है। असम में विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, तो महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव का शोर गूंज रहा है। इस बीच अब ठाकरे बंधुओं ने अपना वचननामा यानी घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें उन्होंने मुंबई वासियों से कई बड़े वादे किए हैं और साथ ही निर्विरोध उम्मीदवारों की जीत को लेकर एक ऐसी घोषणा भी कर दी है जिससे बीजेपी की जनता बढ़नी तय मानी जा रही है। तो क्या घोषणा की ठाकरे ब्रदर्स ने, जानेंगे इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में ठाकरे ब्रदर्स यानी उद्धव और राज ठाकरे के साथ आने से सियासी समीकरण बदलते दिखाई दे रहे हैं और अब ठाकरे भाइयों ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस मौके पर उद्धव और राज ठाकरे एक साथ मंच पर नजर आए। ठाकरे बंधुओं ने मैनिफेस्टो को शिव शक्ति वचननामा नाम दिया है, जिसके कवर पेज पर बाला साहेब ठाकरे के साथ राज और उद्धव की तस्वीर लगाई गई है। इस घोषणा पत्र में मुंबई वासियों से कई बड़े वादे किए गए हैं, जिसके तहत महिलाओं को रोजगार मिलेगा और उन्हें 1500 रुपए भी दिए जाएंगे। 10 रुपए में भोजन और नाश्ता मिलेगा। कामकाजी माता पिता और कामकाजी महिलाओं की देखभाल करने वाले डे केयर सेंटर बनेंगे। पशु चिकित्सा क्लिनिक खुलेगा। बाला साहेब ठाकरे स्वरोजगार वित्त योजना शुरू होगी। रोजगार योजना के तहत 1 लाख युवाओं को 25,000 से 1 लाख रुपए का स्वयं रोजगार सहायता फंड दिया जाएगा। 25,000 गिग वर्कर्स और डिब्बे वालों के लिए ई-बाइक के लिए बिना ब्याज कर्ज दिए जाएंगे। मुंबई नगर निगम में जरूरी रिक्त पदों को भरा जाएगा। प्रत्येक वार्ड में दादा दादी के लिए खेल का मैदान बनेगा। 700 वर्ग फुट तक के क्षेत्र पर संपत्ति कर की छूट मिलेगी। कचरा टैक्स समाप्त किया जाएगा। मुंबई के सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा। मुंबई में 5 मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनाए जाएंगे। मुंबई के नागरिकों के लिए 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। ठाकरे ब्रदर्स ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान किया है। इस दौरान उन्होंने 66 सीटों पर महायुति की निर्विरोध जीत पर भी सवाल उठाए। कहा जा रहा है कि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे के पास इन उम्मीदवारों के खिलाफ कुछ ठोस सबूत हैं और अब वो इन सबूतों के साथ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले हैं। विपक्ष के दबाव में निर्वाचन आयोग ने भी निर्विरोध चुनाव जीते लोगों को सर्टिफिकेट देने पर रोक लगा दी है। उनकी जीत को भी डिक्लेयर नहीं किया है, जांच की बात कही है। लेकिन अब ये तय हो गया है कि जहां निर्विरोध चुनाव हुआ है उसका फैसला अब हाईकोर्ट लेगा। ठाकरे ब्रदर्स की घोषणा ने एनडीए की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, तो मुश्किलें चुनाव आयोग की भी कम नहीं हो रही। पश्चिम बंगाल में एसआईआर से लोगों की जान जाने का मामला थमता नहीं दिख रहा। हाल ही में इस प्रक्रिया से एक और जान जाने की खबर सामने आई है, जिसे लेकर अब तृणमूल कांग्रेस का गुस्सा फूट पड़ा। तो क्या है ये पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर मची अफरा तफरी अब जानलेवा साबित होने लगी है। दक्षिण 24 परगना के जयनगर में एक 68 वर्षीय बुजुर्ग की जान जाने के मामले ने पूरे राज्य में हड़कंप मचा दिया। परिजनों का आरोप है कि एसआईआर सूची में नाम न होने के डर और प्रशासन के दबाव ने उसकी जान ले ली। इस मामले पर सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी ने एक्स पर पोस्ट किया कि भाजपा और चुनाव आयोग की दोषपूर्ण एसआईआर प्रक्रिया अब केवल मतदान के अधिकार पर हमला नहीं है, ये अब इंसानी जान के लिए सीधा खतरा बन गई है। जयनगर में एक 68 वर्षीय बुजुर्ग ने जब 2002 की एसआईआर चुनावी सूची में अपना नाम गायब पाया तो वो सदमे में आ गए। वे पहले से बीमार और अस्पताल में भर्ती थे, फिर भी उन्हें बिना किसी दया के सुनवाई के लिए बुलाया गया। उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ सुनवाई में आने के लिए मजबूर किया गया, जिसके बाद लौटते समय वे गिर पड़े और उनकी जान चली गई। टीएमसी ने अपना हमला जारी रखते हुए आगे कहा कि ये एक ऐसी जान थी जो बचाई जा सकती थी, लेकिन चुनाव आयोग की क्रूरता और भाजपा की सत्ता की भूख ने ऐसा नहीं होने दिया। ऐसी हर एक जान उन बंगाल विरोधी ताकतों के हाथों पर खून का धब्बा है, जिन्होंने लोगों को डराने और उनके वोट के अधिकार से वंचित करने के लिए एसआईआर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के चलते जान जाने का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। इस प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग पहले से ही राज्य में बुरी तरह घिरा हुआ है और अब एक और व्यक्ति की जान जाना आयोग के गले की फांस बन गया है, क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी ने मोर्चा ही खोल दिया है। और ये कोई पहला मामला नहीं है जब एसआईआर में नाम कटने को लेकर बवाल मचा हो, बल्कि पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। एसआईआर पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा, तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी योगी सरकार की योजना में घोटाले का पर्दाफाश कर दिया है। दरअसल यूपी में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत समाज कल्याण विभाग की तरफ से संचालित किए जा रहे अभ्युदय कोचिंग सेंटरों में कोर्स कोऑर्डिनेटरों की भर्ती में बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसे लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा है। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी अभ्युदय योजना में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है, जिसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल कोऑर्डिनेटरों की भर्ती को लेकर गंभीर अनियमितताओं का मामला सामने आया है, जिसके बाद समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने इस धांधली की जांच के आदेश दिए और जांच में भी बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की पुष्टि हुई, जिसके बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने बीजेपी को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए एक्स पर पोस्ट किया।
कि 69 में 48 फर्जी। अभ्युदय योजना का फर्जीवाड़ा आया सामने। जब सही नहीं हुआ बंटवारा तो कह रहे हैं हुआ घोटाला। बात ये नहीं है कि आप करोड़ों की वसूली करेंगे, असल में बात यह है कि ऐसे फर्जी लोगों के भरोसे जो विद्यार्थी अभ्यर्थी पढ़ाई कर रहे थे, उनके भविष्य का क्या होगा। सरकार को बस पैसे से मतलब है, गरीब युवाओं के भविष्य से नहीं। अखिलेश ने जांच की मांग करते हुए आगे कहा कि इस घोटाले की जांच इस दृष्टिकोण से भी की जाए कि कहीं ये पीढ़ी समाज के बच्चों के साथ कोई जानी समझी साजिश तो नहीं हो रही कि वो 2M दर्जे की कोचिंग के शिकार होकर परीक्षाएं पास न कर पाएं और उन्हें नौकरी ही न देनी पड़े। बीजेपी नौकरी न देने के लिए कुछ भी कर सकती है, क्योंकि नौकरी बीजेपी के एजेंडे में है ही नहीं। बता दें कि जांच में पता चला है कि 69 नियुक्त कोर्स कोऑर्डिनेटरों में से सिर्फ 21 ही तय की गई योग्यता के अनुरूप पाए गए, जबकि 48 कोर्स कोऑर्डिनेटर पूरी तरह अयोग्य थे। ऐसे में इस योजना की विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी है कि अयोग्य कोऑर्डिनेटरों के जरिए दी जाने वाली कोचिंग से छात्रों की तैयारी पर क्या असर पड़ेगा। और अब जिस तरह से अखिलेश ने सरकार पर निशाना साधा है, उस पर योगी सरकार की तरफ से कोई जवाब आता है या नहीं, ये देखना होगा। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे क्या वेनेजुएला पर अमेरिका का चलेगा शासन। वेनेजुएला में अमेरिका के हमले ने पूरी दुनिया को चौंका दिया, क्योंकि अमेरिकी सेना ने न सिर्फ वहां बमबारी की, बल्कि राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के साथ ही उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को भी गिरफ्तार कर लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि अब अमेरिका वेनेजुएला को चलाएगा, जिसे लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। अमेरिका ने वेनेजुएला में काफी तबाही मचाई है। 30 मिनट के ऑपरेशन में 150 लड़ाकू विमानों के साथ उसके मिलिट्री बेस तबाह कर दिए। इस हमले में लगभग 40 लोगों की जान जाने की खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सैनिकों ने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को बेडरूम से घसीट कर निकाला। उन्हें गिरफ्तार कर अमेरिका ले जाया गया और ब्रुकलिन की मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में रखा गया है, जो वहां की सबसे खराब जेल मानी जाती है। उनके खिलाफ हथियार, ड्रग्स तस्करी के आरोप में केस चलाने की तैयारी है। वहीं वेनेजुएला में उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज को अंतरिम राष्ट्रपति बना दिया गया है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अब अमेरिका वेनेजुएला को चलाएगा। उनके इस दावे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पहले ही उनकी कार्रवाई का कई अन्य देशों के साथ ही उनके अपने ही देश में भी विरोध हो रहा है। न्यूयॉर्क से लेकर लॉस एंजल्स, लास वेगास तक सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे। वेनेजुएला पर बमबारी तुरंत रोको, युद्ध नहीं, ट्रंप नहीं और तेल के लिए खून नहीं जैसे नारे लिखी तख्तियां लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया है। वहीं डेमोक्रेटिक सांसद रो खन्ना ने कहा कि अगर इसी तरह पुतिन भी जेलेंस्की को गिरफ्तार कर ले तो क्या होगा। ये दुनिया के लिए एक खतरनाक मिसाल कायम कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र ने भी इस पर चिंता जाहिर की है, आपात बैठक बुला ली है। तो चीन ने कड़े शब्दों में कहा है कि अमेरिका मादुरो को रिहा करे। वहीं भारत ने भी 24 घंटे बाद इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने इसे गंभीर चिंता का विषय बताया है और साथ ही सभी पक्षों से बातचीत और शांतिपूर्ण समाधान निकालने की अपील की है, ताकि क्षेत्र में स्थिरता बनी रहे। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।